नमस्कार, मैं डॉक्टर अल्पना पारेख, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, आपका जो सेकंड पेपर है प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक, उसमें से हम शुक्र पढ़ रहे थे और शुक्र में से हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। आज हम शुक्र नीति में जो प्रशासन की कार्मिक व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ेंगे। कार्मिक व्यवस्था के बारे में या कार्मिक प्रशासन के बारे में जितना विस्तार से शुक्र नीति में बताया गया है, उतना विस्तार से मनुस्मृति या कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसकी चर्चा नहीं की गई है। और कार्मिक व्यवस्था पर विस्तृत विवेचना ही शुक्र नीति सार की एक प्रमुख विशेषता भी मानी जाती है। शुक्र नीति में कार्मिक प्रशासन के विभिन्न पक्षों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। कार्मिक व्यवस्था के विवेचन की दृष्टि से शुक्र नीति को विलक्षण ग्रंथ भी माना जा सकता है, क्योंकि कार्मिक व्यवस्था के विभिन्न पक्षों का जैसा सटीक, व्यवस्थित और पूर्ण चित्रण शुक्र नीति में उपलब्ध है, वैसा किसी भी प्राचीन भारतीय ग्रंथ में नहीं है। सबसे पहले शुक्र नीति सार में राज्य कर्मचारियों के लिए एक आचार संहिता का निर्माण किया गया है। सबसे पहला है राज्य कर्मचारियों के लिए शुक्र नीति में एक सामान्य आचार संहिता को स्वीकार किया गया है। पृथक पृथक पदों हेतु निर्धारित विशिष्ट आवश्यक योग्यताओं को धारण करने के अतिरिक्त समस्त राज्य कर्मचारियों के आचरण के कतिपय सामान्य नियमों की भी अपेक्षा की गई है। शुक्र नीति में राजकीय कर्मचारियों द्वारा सत्य, परोपकार, आज्ञा पालन के गुणों को धारण करने के लिए विशेष बल दिया गया है। साथ ही साथ शुक्र नीति में कहा गया है कि हिंसा में प्रवृत्ति और असत्य भाषण के अभ्यास को कार्मिकों के दो प्रमुख दुर्गुण माना गया है और इन दुर्गुणों से युक्त कार्मिकों को सेवा से पृथक करने का निर्देश भी दिया गया है। अर्थात जो कार्मिक हिंसा की प्रवृत्ति रखता हो और जो कार्मिक असत्य भाषण बात करता हो, उसको राजकीय सेवा से वंचित किया जाना आवश्यक है, ऐसा शुक्र मानते हैं। शुक्र नीति में राजकीय कर्मचारियों के कथन और आचरण में अवसर की उपयुक्तता पर विशेष ध्यान देने की अपेक्षा की गई है। राजकीय कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सफाई के विषय में भी समुचित ध्यान देने का उन्हें निर्देश दिया गया है। शुक्र ने राजकीय कर्मचारियों से उनकी नियुक्ति के स्थान पर स्थित रहने, अहंकार को त्यागने और दक्षता के साथ अपने दायित्वों का पालन करने की अपेक्षा की है। शुक्र नीति में यह भी कहा गया है कि राजा की इच्छा के विपरीत भी उचित और कल्याणप्रद बातों को राजा को समझाया जाए और निर्भीकतापूर्ण कहने की योग्यता और सामर्थ्य जो है वो राजकीय कर्मचारियों में होनी चाहिए। शुक्र ने कर्मचारियों से यह भी अपेक्षा की है कि वो अपने कार्यों का यथाशीघ्र निपटारा करे, जनता को उनके कार्यों के लिए बार बार बुलाकर परेशान ना करे, यथोचित समय पर उनके कार्यों को पूरा करे। साथ ही साथ शुक्र ने राजकीय कर्मचारियों से ये अपेक्षा भी की है कि वो गोपनीयता का निर्वाह करें। राजकीय कर्मचारियों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने राजकीय कर्मचारियों से ये भी अपेक्षा की है कि वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए विवाद करें तथा एक दूसरे के दोषों को प्रकट नहीं करें। शुक्र ने राजकीय कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के राजकीय कार्य के लिए निरंतर तत्पर रहने का भी निर्देश दिया। कर्मचारियों के लिए एक निर्धारित आचार संहिता का पालन करने वाले कर्मचारियों को ग्रंथ में श्रेष्ठ कार्मिक बताया है। अर्थात जो कर्मचारियों के लिए निर्धारित आचार संहिता है उसका पूर्ण रूप से पालन करने वाले कर्मचारी जो हैं उनको शुक्र नीति में श्रेष्ठ कार्मिक बताया गया है। शुक्र के अनुसार निम्नलिखित गुणों से युक्त कार्मिक को श्रेष्ठ माना जाता है: सत्य भाषण करने वाला, सुशीलता रखने वाला, उत्तम कार्यों में रुचि रखने वाला, आलस्य रहित होने वाला, राजकीय कार्यों को निजी कार्य से अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति रखने वाला, केवल वेतन से ही संतुष्टि नहीं, मधुर भाषा रखने वाला, कार्य में दक्षता रखने वाला, पवित्र चित्त रखने वाला, स्वामी को अन्याय के पथ पर चलने से रोकने की प्रवृत्ति होना,
स्वामी के दोषों को सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं करना, दूसरे के अधिकार को प्राप्त करने की लालसा न होना, सबके साथ समानता का व्यवहार करना, प्रसन्नचित्त रहना, स्वामी के अनुचित कार्य को एकांत में सूचित करना आदि प्रमुख कार्य लक्षणों से युक्त जो कार्मिक होगा वो श्रेष्ठ कार्मिक की श्रेणी में आएगा। तो सबसे पहले राज कर्मचारियों के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट शुक्र ने बनाया, जो आचार संहिता बनाई, उस आचार संहिता में उन्होंने राजकीय कर्मचारियों के गुणों का, राजकीय कर्मचारियों के कार्यों का आदि का विस्तृत रूप से विवेचन किया है। दूसरा जो बिंदु है वो है राजकीय कर्मचारियों के वेतन, वेतनमान और वेतन वृद्धि से संबंधित बिंदु। शुक्र ने कर्मचारियों के वेतन को एक निश्चित वेतनमान के आधार पर निर्धारित करने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। शुक्र के अनुसार वेतनमान के निर्धारण में 3 आधार होने चाहिए। पहला कार्यमान, अर्थात कार्य की मात्रा के अनुसार दिया जाने वाला वेतन। दूसरा है कार्यकरण, अर्थात कार्य तथा काल के संयुक्त प्रमाणानुसार दिए जाने वाला वेतन। और तीसरा है कालमान, अर्थात काल के परिणाम के अनुसार दिए जाने वाला वेतन। शुक्र नीति में शुक्र ने शासक को परामर्श दिया है कि वो कार्मिकों के वेतन को बीच में ना तो रोके और ना ही वेतन के भुगतान में विलंब करे। शुक्र नीति सार में शुक्र के द्वारा वेतन की मात्रा के आधार पर 4 प्रकार के वेतनमानों का उल्लेख किया है। श्रेष्ठ वेतनमान, मध्य वेतनमान, सम वेतनमान और हीन वेतनमान। शुक्र के अनुसार ऐसा वेतनमान जिसके अंतर्गत प्राप्त वेतन की राशि से कर्मचारी पर आवश्यक रूप से आश्रित और निर्भर अन्य व्यक्तियों का भी भरण पोषण हो सके, वो श्रेष्ठ वेतनमान है। मध्य वेतनमान ऐसा वेतनमान जिसके अंतर्गत इतना वेतन प्राप्त हो सके कि उससे कार्मिक और उसके आश्रित व्यक्तियों का भरण पोषण आवश्यक रूप से हो सके। सम वेतनमान ऐसा वेतनमान जिसके अंतर्गत प्राप्त वेतन की राशि से कार्मिक के परिवार की केवल अनिवार्य आवश्यकताएं जैसे भोजन, कपड़ा आदि की पूर्ति हो सके। हीन वेतनमान ऐसा वेतनमान जिसके अंतर्गत प्राप्त वेतन की राशि से कार्मिक का केवल स्वयं का ही भरण पोषण हो सके। इस प्रकार से शुक्र कहते हैं कि कार्मिकों के द्वारा योग्यता और अनुभव के अर्जन के साथ ही क्रमशः हीन से श्रेष्ठ वेतनमानों में उसका निर्धारण किया जाना आवश्यक है। पदोन्नति के विषय में भी शुक्र कहते हैं कि कर्मचारियों की समयवत पदोन्नति होनी चाहिए। ग्रंथ में ये व्यवस्था की गई है कि जब कोई कार्मिक अपने अनुभव के आधार पर अपने पद से श्रेष्ठ होता जाए तो उसे उत्तरोत्तर श्रेष्ठ पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। शुक्र के अनुसार किसी कार्मिक को क्रमशः पदोन्नति प्रदान करते हुए उसे अंततः विभाग में प्रधान के पद पर भी नियुक्त किया जा सकता है। चौथा जो बात कही है शुक्र ने वो कहा है बोनस और ग्रेजुएटी के संबंध में, यानी अधिलाभ और अनुतोष के विषय में भी उन्होंने चर्चा की। शुक्र ने राजकीय कर्मचारियों को बोनस और ग्रेजुएटी प्रदान करने का निर्देश दिया। ग्रंथ में ये व्यवस्था भी की गई कि शासक प्रतिवर्ष कर्मचारियों को 1 पखवाड़े का वेतन अधिलाभ के रूप में यानी बोनस के रूप में देंगे। बोनस के अतिरिक्त वेतन का अष्टमांश कर्मचारियों को प्रतिवर्ष अनुतोष के रूप में दिए जाने की भी व्यवस्था की है। भविष्य निधि, पेंशन और पारिवारिक पेंशन, इसके विषय में भी शुक्र ने लिखा है। शुक्र ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के लाभों का स्पष्ट रूप से प्रावधान किया है और शुक्र ने कहा है कि जिस कर्मचारी ने राज्य सेवा में 40 वर्ष का समय व्यतीत कर लिया है उसे सेवानिवृत्त कर दिया जाए। ऐसे कार्मिकों को आधा वेतन पेंशन के रूप में दिया जाए ताकि उनकी आजीविका चलती रहे। ग्रंथ में यह भी प्रावधान किया गया है कि पेंशन के अतिरिक्त पेंशन की आधी राशि कर्मचारियों के बालकों के भरण पोषण के लिए तब तक दी जानी चाहिए जब तक कि वो स्वयं कमाने योग्य न हो जाए। भरण पोषण के लिए प्रदान की जाने वाली इस राशि का पात्र कार्मिक की पत्नी और अविवाहित कन्या को भी माना गया है। शुक्र ने कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन की भी व्यवस्था की है। उन्होंने
ये प्रतिपादित किया है कि राजकीय कार्यों को संपन्न करने के दौरान यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी को मृत्यु के समय जो वेतन प्राप्त होता है उसके बराबर राशि का भुगतान उसके पुत्र को या अविवाहित पुत्री को तब तक दिया जाना चाहिए जब तक कि वो स्वयं कमाने के योग्य नहीं हो जाए। कहने का तात्पर्य है कि प्राचीन काल में भी शुक्र ने कर्मचारियों के विषय में वो सोच रखी जो वर्तमान राज्य सरकारें एक लोक कल्याणकारी राज्य में अपने कर्मचारियों को जो लाभ प्रदान करती है उनकी चर्चा शुक्र ने इतने वर्षों पूर्व अपनी शुक्र नीति में कर दी थी। शुक्र ने यह भी व्यवस्था की है कि यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु कार्यरत होने के समय ही हो जाए तो उसके पुत्र या पुत्री के योग्य हो जाने पर गुणों के आधार पर उपयुक्त वेतन निर्धारित करके उसे राजकीय सेवा में ले लिया जाना चाहिए, अर्थात जिसे आज हम अनुकंपा नियुक्ति बोलते हैं, उसकी भी चर्चा शुक्र ने अपनी शुक्र नीति में की। शुक्र ने कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि की भी व्यवस्था पर किए जाने पर बल दिया। ग्रंथ में यह भी व्यवस्था की कि कर्मचारियों के वेतन का षष्ठांश और चतुर्थांश काटकर राजकीय कोष में जमा किया जाना चाहिए और कुछ वर्षों की अवधि के उपरांत यथा अवसर इस प्रकार एकत्रित पूर्ण और आंशिक रूप से कार्मिक को वापस किया जाना चाहिए। अवकाश छठा बिंदु है। शुक्र ने राजकीय कर्मचारियों को उपयुक्त अंतराल पर तथा विशिष्ट परिस्थितियों में काम से अवकाश प्रदान किए जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया है और उन्होंने कहा है कि राजा को उत्सव आदि के दिन कर्मचारियों से कोई अन्य कार्य नहीं कराए। यदि कोई अत्यधिक आवश्यक कार्य हो तो उत्सव वाले दिन भी कार्य करवाने की व्यवस्था की गई है, किंतु श्राद्ध के दिन कार्मिक से किसी भी प्रकार का कार्य कराने का स्पष्ट निषेध किया गया है। ग्रंथ में कार्मिकों को प्रतिदिन निश्चित अंतराल में अवकाश लेने की भी व्यवस्था की गई है। इस प्रकार शुक्र नीति में राजकीय कर्मचारियों अर्थात कार्मिक व्यवस्था का एक विस्तृत विश्लेषण किया गया है और ये कार्मिक व्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण ही शुक्र नीति को एक महत्वपूर्ण ग्रंथ बनाता है। शुक्र नीति में कार्मिकों को लेकर जो व्यवस्था की गई है उसको आज हम वर्तमान समय के लोक कल्याणकारी राज्यों में जो राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें अपने नागरिकों को, अपने कर्मचारियों को प्रदान करती है जो सुविधाएं, वो पूर्ण रूप से देखी जा सकती है। धन्यवाद बच्चों। अब हम नए यूनिट, नए अध्याय के साथ कल शुरू करेंगे।